यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएफए के बारे में। दोस्तों, एमआरएफए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। एक तरफ अभी इस प्रोग्राम को लेकर के जो गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान नहीं करी है, जिसके चलते जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैं ये भी इशू नहीं किए जा सके हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में अब ये दावा किया जा रहा है कि जो कंटेंडर्स हैं ये एक नए ट्रेंड को यहाँ पर इनिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पर 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको प्राथमिकता दी जा रही है। और इसी क्षेत्र में हम अगर स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब की बात करें तो ये पहली ऐसे फॉरेन कंपनी बन चुकी है जिसने अपने इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए जो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे सिक्योर किया है। और इस साब के इस कदम के बाद और भी दूसरे जो कंटेंडर्स हैं एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत वो सेम ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहे हैं। वो भारत में अपनी जो इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वहीं पे जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। यानी कि बिना किसी पार्टनरशिप के जो 100% ओनरशिप होगी वो उन्हीं के पास होगी। इस समय तमाम जो कंटेंडर्स हैं वो इसी क्षेत्र में विचार कर रहे हैं, जो कि एमआरएफए यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। और वो ये चाहते हैं कि वो अपनी खुद की जो फैसिलिटीज है उसको स्टैब्लिश करें और उस पर जो 100% एफडीआई है उसको सिक्योर करें। साब के बाद यहाँ पर एक और नाम सामने आ रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस समय जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है जो कि यूरोफाइटर टाइफून जेट्स का निर्माण करते हैं, वो भी इसी प्रकार के एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भारत में वो अपनी फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करें जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके और वहां पर जो 100% एफडीआई है उसको वो अपने पास रख के सिक्योर करें। और ऐसा हुआ तो बिना किसी पार्टनरशिप के जो पूरी फैसिलिटी है वो उनके कंट्रोल पर रहेगी और भारत में इन जेट्स का निर्माण किया जाएगा। साब की बात करें तो साब ने पहले अडानी डिफेंस के साथ एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया था, लेकिन बाद में इस जॉइंट वेंचर को डिसॉल्व कर लिया गया और अब एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी साब भारत में ऑपरेट करती है। डसाल्ट एविएशन के केस में भी यही है। डसाल्ट एविएशन ने भी शुरुआत में ये अपने साइन दिखाए थे कि वो एमआरएफए टेंडर के अंतर्गत भारत में अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है वो तो लाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर 100% जो ओनरशिप है वो डसाल्ट के पास होगी। यानी डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की जो ओनरशिप है इसका कंट्रोल डसाल्ट एविएशन अपने हाथों में लेना चाहती है। हालांकि इसमें डसाल्ट एविएशन और फ्रांस की तरफ से मिले जुले जो अभी तक बयान है वो सामने आते रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करें अमेरिकन कंपनीज से, तो अमेरिकन डिफेंस जायंट्स ने एक अलग अप्रोच को अपनाया है। चाहे हम बात कर लें बोइंग की या लॉकहीड मार्टिन की बात करें तो उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच को अडॉप्ट किया है, जहां पर बोइंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है ताकि जो एडवांस फाइटर जेट्स है उनका निर्माण किया जा सके। वहीं लॉकहीड मार्टिन टाटा डिफेंस के साथ कोलैबोरेट कर रही है ताकि जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं उनका निर्माण अगर वो सेलेक्ट किया जाते हैं तो भारत में किया जा सके। अब अगर हम रशियन ऑफर्स की बात करें तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि रूस की जो सुखोई डिजाइन ब्यूरो है, ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की बात करें तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एसोसिएटेड रहना चाहती है। जैसे कि उन्होंने पूर्व में मिग-21 का निर्माण किया और मिग-29 का निर्माण किया, इसके अलावा Su-30 MKI फाइटर जेट्स का निर्माण किया। तो इसी तर्ज पे वो ये चाहते हैं कि अगर उनके मिग-35 या Su-35 को एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत सेलेक्ट किया जाता है तो उन्हें एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 100% एफडीआई का कॉन्सेप्ट है ये साब के अडॉप्ट करने के बाद इस समय यूरोफाइटर कंसोर्टियम में देखा जा रहा है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो भारत इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहा है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इन्हें भारत की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और जो टेक्निकल नो हाउ है ये शेयर भी करना पड़ेगा। यानी जो नॉलेज है वो भी शेयर करनी पड़ेगी, टीओटी भी प्रदान करनी पड़ेगी ताकि भारत की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं इनको भी ऊपर उठाया जा सके। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या ये नौटंकी लंबा चलेगी या भारत के पास इसका भी कोई तोड़ है। देखिए, तोड़ तब तक नहीं निकलेगा जब तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू नहीं कर दिया जाता और उम्मीद है कि 2024 में इस क्षेत्र में हमें बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी और 2025 तक ये जो टेंडर है इसके क्लियर होने की संभावनाएं काफी तेज हैं, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर सामने आ गया है जो अब इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करेगा, ऑल थैंक्स टू चाइना। क्योंकि रिपोर्ट्स में अभी हाल ही में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान चीन से J-31 फाइटर जेट को खरीदने के लिए जो बातचीत है वो शुरू कर चुका है। J-31 एक नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, या इसको आप स्टेल्थ फाइटर भी कह सकते हैं। और अगर हम सब जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट
पाकिस्तान के हाथों लगा तो इससे भारत के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जब से भारत ने राफेल फाइटर जेट्स को एक्वायर किया है बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और उसने पहले चीन से J-10C फाइटर जेट्स को खरीदा और उसे राफेल के जवाब में उतार दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये राफेल की कैपेबिलिटीज को एक्सीड नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने FGFA पर सीधा अपना ध्यान जो है केंद्रित कर लिया। यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के पहले तुर्की से बातचीत हुई, और अब चाइना के J-31 को लेकर के तो ये क्लेम किया गया है कि जो निगोशिएशन है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि नंबर्स को लेकर के और बातचीत कहां तक पहुंची इसको लेकर के पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन किसी भी हद तक जा सकता है भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को मदद करने के लिए। और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी अगर आने वाले निकट वर्षों में पाकिस्तान चीन के द्वारा दिए गए इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करता दिखाई भी पड़े, क्योंकि भले ही पाकिस्तान के पास इस समय इतने अच्छे इकोनॉमिक हालात नहीं है, लेकिन चीन इसमें मदद जरूर कर सकता है। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान का जो मीडिया ने या उनके एयरफोर्स ने जो प्रोमो वीडियो रिलीज किया था उसमें हमने अधिकतर फॉरेन एयरक्राफ्ट्स को ही देखा था। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर J-31 पाकिस्तान के हाथों लगा तो वो एयरक्राफ्ट अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके जो हमारे रडार सिस्टम है उनको चकमा दे करके डीप स्ट्राइक कर सकता है हमारे टेरिटरी के अंदर। और ऐसे में भारत को जरूरत होगी काउंटर करने के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की। और इस डिबेट ने 2 और नए आयामों को खोल दिया है। पहला तो ये है कि या तो भारत अपने AMCA प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करे, और कल की वीडियो में हमने आपसे बताया था कि अभी तकरीबन 10 वर्ष लग जाएंगे उसको IOC प्राप्त करने में, यानी AMCA एक तत्काल ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ये बचता है भारत के पास कि या तो तत्काल तौर पर F-35 को लेकर के बातचीत शुरू करी जाए या Su-57 फैलन को लेकर के। अब F-35 के केस में भी हम ये अच्छे से जानते हैं एक बात कि अमेरिका जिस प्रकार का रवैया इंजन डील में अपनाया है, जिस प्रकार की हरकतें उसकी अभी तक रही हैं पन्नू को बचाने के लिए, इससे भारत का विश्वास कहीं ना कहीं डामाडोल जरूर हुआ है। और ऐसे में बहुत मुश्किल है कि भारत को पहली बात तो अमेरिका क्लियरेंस दे, और अगर क्लियरेंस मिल भी जाती है तो पूरी संभावना है कि आगे चल के कोई ना कोई अड़ंगा लगा करके ये जो डील है ये अटकाई जाएगी अमेरिका के द्वारा। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक ही ऑप्शन भारत के पास बचता है अपनी रिक्वायरमेंट को तत्काल तौर पर पूरा करने के लिए, वो है रूस का Su-57 फैलन, जिसको लेकर के रूस बहुत ज्यादा परेशान है कि वो किसी प्रकार से भारत को ये एक्सपोर्ट करे। और बाकायदा तो रूस ने इसका एक ट्विन सीटर वेरिएंट भारत की जरूरतों को ध्यान में रख करके विकसित करना शुरू भी कर दिया है। रूस ये कहता है कि अगर भारत ट्राइलैटरल कॉपरेशन चाहता है तो वो भी हो जाएगा, जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत और रशिया मिल करके इस एयरक्राफ्ट को विकसित करेंगे। हालांकि 2007 से 9 के बीच भारत ने एक्टिवली इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया था और 2014 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में रूस की हरकतों की वजह से भारत ने 2018 में खुद को इस प्रोग्राम से बाहर कर लिया और उसके बाद AMCA पर जो ध्यान है वो केंद्रित किया। लेकिन अभी भी जो रास्ते Su-57 फैलन के हैं वो खुले हुए हैं, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने जो टिप्पणी करी है उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन शायद फ्यूचर में Su-57 फैलन की देखने को मिल जाए, क्योंकि भारत अपनी सिक्योरिटी पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।